हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैदिक शिक्षा प्रणाली। हम देखते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली में सबसे पहले प्रस्तावना। वैदिक काल भारतीय वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। सामान्यतः वेदों को धार्मिक ग्रंथों के रूप में देखा समझा जाता है। वेदों की रचना कब और किन विद्वानों ने की, इस विषय में विद्वान भी एक मत नहीं है। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत आकर इस क्षेत्र में शोध कार्य शुरू किया। उनके अनुसार वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और इसकी रचना 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। लोकमान्य तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित नक्षत्र स्थिति के आधार पर इसका रचना काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व सिद्ध किया। इतिहासकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को केवल 3500 वर्ष पुरानी मानते हैं। हमारे देश में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। वेदों की भाषा संस्कृत इतनी समृद्ध एवं परिमार्जित है और उनकी विषय सामग्री इतनी विविध, विस्तृत एवं उच्च कोटि की है कि उस समय इनके विकास में काफ़ी समय तो अवश्य ही लगा होगा। F.W. थॉमस के शब्दों में, ऐसा कोई देश नहीं जहां ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में प्रारंभ हुआ हो जितना भारत में, या जिसने इतना अस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो जितना भारत में। F.W. थॉमस क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई देश नहीं है जहां ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में प्रारंभ हुआ हो और जितना भारत में हुआ है, जिसने इतना अस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया। जितना भारत ने शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया उतना किसी अन्य देश ने नहीं किया है। साथ ही यह बात भी सभी स्वीकार करते हैं कि भारत में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों का वर्चस्व रहा। इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। शिक्षा का अर्थ, सबसे पहले देखते हैं शिक्षा का अर्थ। सामान्यतः बच्चों को परिवार में विद्यारंभ संस्कार और गुरुकुलों में उपनयन संस्कार के बाद विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले ज्ञान एवं कौशल में प्रशिक्षण को शिक्षा कहा जाता था। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ था, परंतु जब शिष्य गुरुकुल शिक्षा पूरी कर लेते थे तो समावर्तन होता था और समारोह में गुरु शिष्यों को उपदेश यह भी देते थे कि स्वाध्याय में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि उस काल में जीवन भर स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन किया जाता था। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ था। आगे देखते हैं वैदिक काल में शिक्षा निम्न प्रकार थी। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी। लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। यह संस्कार परिवार के पुरोहित द्वारा कराया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते थे और कुल पुरोहित के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। कुल पुरोहित नया वस्त्र बिछाता था और उस पर चावल बिछाता था। इसके बाद वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की आराधना की जाती थी और बच्चे की उंगली पकड़कर उसके द्वारा बिछे हुए चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी। कुल पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था और इसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से प्रारंभ हो जाती थी। तो सबसे पहली शिक्षा कौन सी स्टार्ट होती थी? विद्या आरंभ। दूसरा आता है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के अंतर्गत वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। 8 से 12 वर्ष की आयु पर बच्चों का गुरुकुलों में प्रवेश होता था। ब्राह्मण बच्चों का 8 वर्ष की आयु में वसंत ऋतु में, क्षत्रिय बच्चों का 10 वर्ष की आयु में ग्रीष्म ऋतु में, क्षत्रिय का 10 वर्ष की आयु में ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य बच्चों का 12 वर्ष की आयु में पतझड़ के मौसम में गुरुकुल में प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था।
दूसरा संस्कार उपनयन। उपनयन संस्कार होता था, इसके बाद उनकी उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य लक्षण है, इसमें कुछ बताया गया है कि वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। पूरे वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन एवं संगठन तो सामान्यतः एक सा रहा, परंतु समय की परिस्थितियों और ज्ञान एवं कौशल के क्षेत्र में विकास के साथ साथ उसकी पाठचर्या और शिक्षण विधियों में विकास होता रहा। यहाँ वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है। सबसे पहले है शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। वैदिक शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में 3 उल्लेखनीय तथ्य हैं। सबसे पहला है राज्य के नियंत्रण से मुक्त। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, परिणामतः उस पर राज्य का कोई नियंत्रण भी नहीं था। इस काल में शिक्षा पूर्ण रूप से गुरुओं के व्यक्तिगत नियंत्रण में होती थी, गुरुकुल में शिक्षा होती थी। दूसरा है निःशुल्क शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क रही। शिष्यों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी गुरु स्वयं करते थे, लेकिन शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्य गुरुओं को अपनी सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा अवश्य देते थे। तीसरा है आय के स्रोत, दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा। वैदिक काल में गुरुकुलों को आज की भांति राज्य से कोई निश्चित अनुदान नहीं प्राप्त होता था। उस समय क्या था, उस समय राजा महाराजा और समाज के धनी लोग इन गुरुकुलों को अपने इच्छा अनुसार भूमि, पशु, अन्न, वस्त्र, पात्र, बर्तन और मुद्रा दान स्वरूप भेंट करते थे और इसी से गुरुकुलों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। आगे देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में क्या है कि डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्र संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श था। अल्टेकर के शब्दों में बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श था। उस काल में शिक्षा को ज्ञान के पर्याय के रूप में लिया जाता था। इससे स्पष्ट है कि उस काल में शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास था। समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन और राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं विकास पर भी उस काल में विशेष बल दिया जाता था। मोक्ष की प्राप्ति तो उस काल में मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता था और इसकी प्राप्ति के लिए शिक्षा द्वारा उसका आध्यात्मिक विकास किया जाता था। आगे हम देखते हैं ज्ञान का विकास। ज्ञान का विकास कैसे? यह वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य ही था ज्ञान का विकास करना। तो वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था ज्ञान का विकास करना। तब ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्रम। ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्रम। और यह माना जाता था कि ये 2 नेत्र तो हमें केवल दृश्य जगत का ज्ञान कराते हैं, परंतु जो तीसरा नेत्र है वो हमें दृश्य और सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान कराता है। यह हमें सत्य असत्य का भेद स्पष्ट कराता है, करणीय तथा अकरणीय कर्मों का भेद स्पष्ट कराता है और भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट करता है। आगे देखते हैं स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन। ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया जाता था। उन्हें उचित आहार विहार और आचार विचार की शिक्षा दी जाती थी। शारीरिक स्वास्थ्य के संरक्षण में संवर्धन एवं शिष्यों को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता था, दातुन एवं स्नान करना होता था, व्यायाम करना होता था, सादा भोजन करना होता था, नियमित दिनचर्या का पालन करना होता था और व्यसनों से दूर रहना होता था, यानी कि कोई व्यसन कोई विलासिता नहीं होती थी। शिष्यों के मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उन्हें उचित आचार विचार की ओर उन्मुख किया जाता था। जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। प्रारंभिक वैदिक काल में शिष्यों को उनकी योग्यता अनुसार कृषि, पशुपालन एवं अन्य कला कौशलों की शिक्षा दी जाती थी।
उस समय हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण था, संपन्न था, लोग बहुत अच्छा जीवन जीते थे। परंतु उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल दिया, जिसके परिणाम लोगों को वर्णानुसार शिक्षा दी जाने लगी। वैदिक काल से इस अंतिम चरण में शूद्रों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करना धूर्तता व स्वार्थ भरा कदम था। शिक्षा अपने अपने परिवारों में प्राप्त करते थे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। वैदिक काल में शिक्षा का एक उद्देश्य अपनी संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण था। उस काल में गुरुकुलों की संपूर्ण कार्य पद्धति धर्म प्रधान थी। उस काल में शिष्यों को वेद मंत्र रटाए जाते थे, संध्या बंदन की विधियां सिखाई जाती थी, आश्रम अनुसार कार्य करने का उपदेश दिया जाता था और पूरे वर्ष शिक्षा का एक ऐसा क्रम चलता कि उसके प्रभाव से अनेकों लोग गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते और जंगलों में रहते हुए अध्ययन, चिंतन, मनन और निधिध्यासन करते और नए नए तथ्यों की खोज करते थे। इनमें से कुछ लोग संन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे और ध्यान और समाधि द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करते थे। इससे इस देश की संस्कृति का संरक्षण और विकास हुआ। आगे देखते हैं, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य मनुष्य को धर्म सम्मत आचरण में प्रशिक्षित करने से लिया जाता था। उसके आहार विहार और आचार विचार को धर्म के आधार पर उचित दिशा देने से लिया जाता था। आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाकर उन्हें चरम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना था। शिक्षा की पाठचर्या। वैदिक काल में शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित थी, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा की पाठचर्या में वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर की पाठचर्या में भाषा, व्याकरण, छंद शास्त्र और गणना का सामान्य ज्ञान तथा सामाजिक व्यवहार एवं धार्मिक क्रियाओं के प्रशिक्षण को स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में उसमें नीति प्रधान कहानियों को और जोड़ दिया गया। जो लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु गुरुकुलों में प्रवेश दिलाना चाहते थे, वे उन्हें संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण का अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान कराते थे। उच्च शिक्षा की पाठचर्या में क्या है? इस काल में उच्च स्तर पर संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण तथा धर्म एवं नीति शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। प्रारंभिक साहित्य के विभिन्न ग्रंथों, कर्मकांड, ज्योति विज्ञान, आयु विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला कौशल, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और प्राणी शास्त्र की शिक्षा ऐच्छिक थी। उत्तर वैदिक काल में उच्च शिक्षा की इस पाठचर्या में अनेक अन्य विषय सम्मिलित किए गए, जैसे इतिहास, पुराण, नक्षत्र विद्या, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या और भूत विद्या। इसे विशिष्ट शिक्षा की संज्ञा दी गई। शिष्य इन्हें अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र थे। वैदिक कालीन शिक्षा की पाठचर्या को उसकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित 2 रूपों में विभाजित किया जाता है, अपरा और परा। अपरा और परा। अपरा क्या है? इसके अंतर्गत भाषा, व्याकरण, अंक शास्त्र, कृषि, पशुपालन, कला, संगीत, नृत्य, कौशल, कताई, बुनाई, रंगाई, काष्ठ कार्य, धातु का कार्य, शिल्प का कार्य, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सर्प विद्या, तर्क, मनोविज्ञान, ज्योति विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं सैनिक शिक्षा का अध्ययन और व्यायाम, गुरुकुल व्यवस्था एवं गुरु की सेवा क्रियाएं जो थी ये अपरा विद्या में यानी भौतिक पाठचर्या में सम्मिलित की गई। और परा विद्या जिसको आध्यात्मिक विद्या कहा गया, इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य, वेद, वेदांग, उपनिषद, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन और इंद्रिय निग्रह, धर्माकुल आचरण, ईश्वर भक्ति, संध्या बंदन और यज्ञादि क्रियाओं का प्रशिक्षण सम्मिलित था। शिक्षण विधियाँ। वैदिक काल में शिक्षण सामान्यतः मौखिक रूप से होता था और प्रायः प्रश्नोत्तर, शंका समाधान, व्याख्यान और वाद विवाद द्वारा होता था। उस समय भाषा की शिक्षा के लिए अनुकरण विधि और कला कौशल की शिक्षा के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। उपनिषदकारों ने शिक्षण की एक बहुत प्रभावी विधि का विकास किया था, जिसे श्रवण, मनन, निधिध्यासन विधि कहते हैं। साफ जाहिर है कि उस समय उपरोक्त सब विधियों का प्रयोग कुछ अपने ढंग से होता था और यहाँ इनके प्राचीन
प्रारूप को स्पष्ट करना आवश्यक है। सबसे पहला इसमें बताया गया है कि अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि। अनुकरण मतलब दोहराना, आवृत्ति बार बार उसका रिवीजन करना, और कंठस्थ विधि मतलब याद कर लेना। अनुकरण विधि सीखने की स्वाभाविक विधि है। वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा प्रायः इसी विधि से दी जाती थी। उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग होता था। गुरु शिष्यों के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, शिष्य उनका अनुकरण करते थे, उन्हें बार बार उच्चारित करते थे और इस प्रकार उन्हें कंठस्थ करते थे। व्याख्यान एवं दृष्टांत विधि। वैदिक काल में शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का मंत्र कंठस्थ कराने के बाद गुरु उसकी व्याख्या करते थे, उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे और उसके अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए उपमा, रूपक और दृष्टांतों का प्रयोग करते थे। प्रश्नोत्तर वाद विवाद। शास्त्रार्थ विधि। इस वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की शैली के आधार पर प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधियों का विकास हुआ। प्रारंभिक वैदिक काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे और शिष्य शांति पूर्वक सुनते थे, उसका मनन करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में शिष्य अपनी शंका प्रस्तुत करते थे और गुरु उनका समाधान करने लगे थे। उच्च शिक्षा में उच्च स्तर के शिष्यों और गुरुओं के बीच वाद विवाद भी होता था। अति गूढ़ विषयों पर चर्चा हेतु अधिकारी विद्वानों के सम्मेलन बुलाए जाते थे, उनके बीच शास्त्रार्थ होता था। शिष्य इन सब चीजों को सुनते थे और अपने तत्व संबंधी ज्ञान में वृद्धि करते थे। कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि। वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, कला कौशल, सैन्य शिक्षा और आयुर्विज्ञान और क्रिया प्रधान आदि विषयों की शिक्षा कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि से दी जाती थी। गुरु सर्वप्रथम सिखाए जाने वाली क्रिया के संपादन की विधि बताते थे और फिर उसे स्वयं करके दिखाते थे। तत्पश्चात शिष्य उनका अनुकरण करके यथा क्रिया का अभ्यास करते थे और धीरे धीरे उसमें दक्षता प्राप्त करते थे। आगे देखते हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन विधि। यह विधि भी उपनिषदकारों की देन है। उस काल में गुरु जो व्याख्यान देते थे, वेद मंत्रों आदि की जो भी व्याख्या करते थे, धर्म, दर्शन एवं अन्य विषयों के संबंध में जो कुछ भी जानकारी देते थे, शिष्य उनको ध्यान पूर्वक सुनते थे, उसके बाद उस पर मनन करते थे, चिंतन करते थे। तर्क विधि। उत्तर वैदिक काल में तर्कशास्त्र जैसे गूढ़ विषयों के शिक्षण हेतु तर्क विधि का विकास हुआ। उस समय इस विधि के 5 पद थे: प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, अनुपयोग और निगमन। कौन कौन से? प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, अनुपयोग और निगमन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तर्क विधि के 5 गुण जो है, ये 5 इसके पद थे: प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, अनुपयोग और नियमन। अनुशासन। प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संयम से लिया जाता था। उस काल में शारीरिक संयम से तात्पर्य था ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, श्रृंगार न करना, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग न करना, नृत्य एवं संगीत में आनंद न लेना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, जुआ न खेलना, गाय न मारना, झूठ न बोलना, चुगली न करना। मानसिक संयम से तात्पर्य था इंद्रिय निग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद से दूर रहना। और आत्मिक संयम से तात्पर्य था कि आत्मा के स्वरूप को पहचानना, आत्मा से परे रहना, सब में एकात्मक भाव देखना और सबके कल्याण के लिए कार्य करना। इस काल में स्व अनुशासन एवं प्रभावात्मक अनुशासन महत्वपूर्ण था। छात्र अपने गुरु के आचरण को आदर्श मानते हुए प्रभावात्मक अनुशासन का अनुकरण करते थे। शिक्षक और गुरु। वैदिक काल में अति विद्वान, ब्रह्मज्ञानी, स्वाध्यायी, धर्मपरायण और सच्चरित्र व्यक्ति ही गुरु हो सकते थे। अति ज्ञानी के साथ साथ अति संयमी भी होना होता था। उस समय इन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये देव स्वरूप प्रतिष्ठित थे। इन्हें धिया वसु यानी जिसकी बुद्धि ही धन है, धिया वसु कहा जाता था। सत्य जन्मा, सत्य को जानने वाला, विश्ववेदा, सर्वज्ञ और आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता था। ये अपने गुरुकुलों के पूर्ण स्वामी होते थे, पर पूर्ण स्वामित्व के साथ साथ पूर्ण उत्तरदायित्व से भी जुड़े रहते थे। ये अपने गुरुकुलों की संपूर्ण व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे, पर ये अपने शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था करते थे, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करते थे और उनके सर्वांगीण विकास के लिए
प्रयत्न करते थे। गुरु शिष्य का संबंध कैसे होता था? तो बहुत ही मधुर संबंध होता था गुरु और शिष्य के बीच। गुरु अपने शिष्यों को अपने पुत्रवत मानते थे, शिष्य भी गुरुओं को पिता तुल्य मानते थे। वैदिक काल में गुरुकुलों की व्यवस्था गुरु और शिष्य दोनों संयुक्त रूप से करते थे। वैदिक काल में गुरु शिष्यों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते थे। वे शिष्यों के आवास में रहते, भोजन एवं वस्त्र की व्यवस्था करते, उनके अस्वस्थ होने पर उपचार की व्यवस्था करते, शिष्यों के सर्वांगीण विकास हेतु सन्निध रहते थे। वैदिक काल में शिष्य गुरुओं के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते थे। परीक्षाएं एवं उपाधियां। वैदिक काल में आज की तरह की परीक्षाएं नहीं होती थी। सर्वप्रथम तो गुरु ही मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर यह निर्णय करते थे कि किसी शिष्य ने यथा ज्ञान प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं। इसके बाद उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। विद्वान प्रश्न पूछते और संतुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित कर दिया जाता था। कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण पत्र होती थी। 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम अथवा किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेने पर उन्हें स्नातक कहा जाता था। जो 24 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी कि 2 वेदों का अध्ययन पूरा करते थे उन्हें वासु कहा जाता था। और जो 36 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी 3 वेदों का अध्ययन कर लेते थे उन्हें रुद्र कहा जाता था। और जो 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते उन्हें आदित्य कहा जाता था। इसके बाद समावर्तन समारोह होता था। वैदिक काल में शिष्यों की गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर समावर्तन होता। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ ही है घर लौटना। समावर्तन समारोह में सर्वप्रथम छात्रों को ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर गृहस्थ वस्त्र पहनाया जाता था। इसके बाद गुरु यज्ञ वेदी के सामने उनको बैठाते थे। वेद मंत्रों से देवताओं की आराधना होती थी। इसके बाद गुरु शिष्यों को उपदेश देते, दीक्षांत भाषण देते, उन्हें गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पालन, समान सेवा, राष्ट्र के प्रति प्रेम और कर्तव्य पालन का उपदेश देते। उनको अपने अध्ययन में कभी आलस्य न करने का उपदेश देते। उन्हें 3 ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण से रिक्त होने का उपदेश देते। तैत्तिरीय उपनिषद में इस प्रकार के दीक्षांत भाषण का उल्लेख है। आज के अधिकतर भारतीय विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोहों में तैत्तिरीय उपनिषदीय दीक्षांत उपदेश दिए जाते हैं। उस काल में दीक्षांत उपदेश देने के बाद गुरु शिष्यों के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान करते थे और उन्हें आशीर्वाद देकर गुरुकुल से घर के लिए विदा करते थे। स्त्री शिक्षा। प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को भी किसी भी प्रकार की शिक्षा का प्राप्त करने का समान अधिकार था, किंतु उत्तर वैदिक काल में उन्हें वर्णानुसार शिक्षा दी जाने लगी। शूद्र वर्ग की स्त्रियों को ब्राह्मणीय व्यवस्था ने उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। अल्तेकर ने एक तथ्य उजागर किया है कि वैदिक काल के अंतिम चरण में ब्राह्मण काल में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित कर दी गई थी और साथ ही उनके लिए वेदों का अध्ययन भी निषेध कर दिया गया था। स्त्री शिक्षा के संबंध में एक तथ्य यह भी है कि उस काल में स्त्रियों के लिए अलग से कोई गुरुकुल नहीं था। परिणामतः सामान्य परिवारों की बच्चियां उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी। केवल गुरुओं की पुत्रियां, राजघरानों और राज्यों के उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की पुत्रियां, अति धनी एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की पुत्रियां ही इन गुरुकुलों में प्रवेश ले पाती थी। यूं तो उस काल में विश्वारा, अपाला, सरस्वती, घोषा आदि अनेक विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविकता यह है कि उस पूरे काल में स्त्री शिक्षा बहुत सीमित थी। और यदि यह कहें कि उस काल में स्त्री शिक्षा उपेक्षित रही तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। ये गुरुकुल प्रारंभिक काल में तो प्रायः जन कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य में गोद में स्थापित रहते थे, लेकिन बाद में बड़े बड़े नगरों और तीर्थ स्थानों पर स्थापित होने लगे। उस काल में तीर्थ स्थान धर्म प्रचार के केंद्र होने के साथ साथ उच्च शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। बड़े बड़े नगरों जैसे तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मिथिला, धार, कन्नौज, नासिक, कर्नाटक, कांची उस समय के मुख्य केंद्र थे। वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण। निःशुल्क शिक्षा। वैदिक काल में गुरुकुलों में शिष्यों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। शिक्षा निःशुल्क होती थी और इसकी जो व्यय पूर्ति होती थी भोजन, वस्त्र आदि की, तो लोगों से प्राप्त दान, भिक्षाटन और गुरु दक्षिणा से होती थी। शिक्षा का व्यापक अर्थ। वैदिक काल में छात्रों से अपेक्षा की जाती थी कि गुरुकुल की शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय में भी कभी आलस्य न करें
जीवन के अंत तक कार्यों के संपादन के साथ साथ निरंतर ज्ञान अर्जन करते रहे। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ में प्रवेश करने के बाद तो लोग अध्ययन और चिंतन ही किया करते थे, समाज को अपने अध्ययन एवं अनुभव से लाभ पहुंचाया करते थे। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक थे। उस काल में शिक्षा द्वारा मनुष्यों का शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जाता था, उन्हें सामाजिक राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराया जाता था, उनका नैतिक चारित्रिक विकास किया जाता था, उनका आध्यात्मिक विकास किया जाता था। उस समय सर्वाधिक बल ज्ञान के विकास, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक विकास पर दिया जाता था। शिक्षा की व्यापक पाठचर्या का क्या थी कि शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता था। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परा एवं अपरा दोनों प्रकार के विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाता था। उस समय सर्वाधिक बल भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र की शिक्षा पर दिया जाता था। गुरुकुलीय शिक्षा के अनिवार्य अनेकों विषय थे। विशिष्टीकरण। हमारे देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टीकरण का शुभारंभ वैदिक काल में ही हो गया था। प्रारंभिक वैदिक काल में तो यह विशिष्टीकरण छात्रों की योग्यता के आधार पर होता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह छात्रों के वर्ण आधार पर होने लगा। उत्तम शिक्षण विधियों का विकास। वैदिक काल में गुरुओं ने शिक्षण की अनेक उत्तम विधियों, अनुकरण, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तर्क प्रयोग एवं अभ्यास, नाटक, कहानी का विकास किया। गुरु एवं शिष्यों का अनुशासित जीवन। गुरु एवं शिष्य दोनों ही अनुशासित जीवन जीते थे। गुरु और शिष्य दोनों सादा और अनुशासित जीवन जीते, और जो गुरुकुल के नियम थे ये बड़े ही कठोर होते थे और दोनों गुरु एवं शिष्यों को इसका नियम का पालन करना होता था। गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध होता था। गुरुकुलों का उत्तम पर्यावरण संस्कार प्रधान होता था। आगे हम देखते हैं सारांश में क्या बताया गया है। वैदिक प्रणाली के कुछ दोष रहे हैं। इसमें सबसे पहला है शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व तो नहीं था। जैसे आज के समय में जो हमारी शिक्षा है ये राज्य के प्रति उत्तरदायी है, तो उस समय राज्य प्रशासन से कोई बेनिफिट नहीं होता था। शिक्षा गुरुकुल में होती थी। आय के निश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन। आय का कोई स्रोत नहीं था। गुरुकुल में जो बच्चे रहते थे भिक्षाटन से, दान से जो गुरुकुल का कार्य था वो चलता था। शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक संरचना। वैदिक काल में केवल दो स्तरों में शिक्षा विभाजित थी, परा एवं अपरा में। और अव्यवस्थित पाठचर्या। वैदिक काल में सभी गुरुकुलों की पाठचर्या एक समान नहीं थी, अलग अलग गुरुकुलों में अलग अलग पाठचर्या थी। रटने पर अधिक बल दिया जाता था। वैदिक काल में मुद्रण कला का विकास भी नहीं हुआ था। गुरुकुलों में शिष्यों को समस्त ज्ञान कंठस्थ करना पड़ता था। कठोर अनुशासन। वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार के संयम से लिया जाता था। जन शिक्षा का अभाव। शूद्रों को उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं था। स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था। या यूँ तो कहें कि वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्त्रियां जैसे ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति था, इनकी जो संख्या थी स्त्रियों की बिल्कुल नगण्य थी। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर बल। तो वैदिक काल में शिक्षा धर्म प्रधान थी। उस काल में भाषा, साहित्य, धर्म, नीति शास्त्र और पाठचर्या के अनिवार्य विषय थे। शक्ति धर्म ग्रंथों के अध्ययन और धार्मिक क्रियाओं के संपादन में बड़ा व्यय होता था। ज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम पदार्पण करने के बाद भी हमारा देश भौतिक दौड़ में बहुत ही पीछे रह गया। सारांश इसमें हम देखते हैं। बताया गया है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का नींव का पत्थर है। उसी के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है। वैदिक काल की भांति आज हम समस्त ज्ञान, विज्ञान और कौशल तकनीकी शिक्षा को पाठचर्या में सम्मिलित करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली उस समय की संसार की श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली थी, परंतु आज के भारतीय समाज के स्वरूप और उसकी भावी आवश्यकताओं की दृष्टि से उसके कुछ तत्व ग्रहणीय हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने विचार कमेंट में ज़रूर प्रस्तुत करें। और यूजीसी नेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखें, अपना सपोर्ट ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना साथ बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।